ये क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई भी कंपाउंड है, कोई कंपाउंड बना होगा, तो उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो एक फिक्स रेशियो में रहेंगे, चाहे वो कहीं से ही बनाए गए, कि दो अलग अलग तरीके से कंपाउंड बनाए गए हैं कॉपर के ऑक्साइड के, लेकिन कॉपर का रेशियो कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। जॉन डाल्टन बड़ा फेमस साइंटिस्ट है, इसने फंडामेंटल केमिस्ट्री शुरू करी। ये प्रोफेसर थे, एज ए टीचर थे। देखो फोटो खिंचवाने कितना शौक है इनको, है ना। सवाल ही एग्जाम में आने होते हैं, कंसेप्ट क्लियरिटी के साथ साथ आपको क्वेश्चन करना बहुत जरूरी होता है। बिना क्वेश्चन करे हमारा काम चलेगा नहीं। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया लेक्चर लेकर आए आपके लिए, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर का ही आपका बेसिक चैप्टर है। इसमें मैं सारे वन शॉट के अंदर ही कवर कर दूंगा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जितने भी साइंटिस्टों ने बेसिक फंडामेंटल लॉज बनाए हैं ना, वो सारे कवर कर देंगे। समझ लो कि आज आप उन साइंटिस्टों से मिलने वाले हो जिन साइंटिस्टों ने केमिस्ट्री की फाउंडेशन रखी है, नींव बनाई है। केमिस्ट्री को बनाने वाले बंदे, शुरुआत में जिन्होंने डिस्कवरीज, लॉज, खूब सारी चीजें बनाई ताकि हमारे लिए केमिस्ट्री इजी हो सके। वो बात अलग है कि हमको लगता है कि उन्होंने डिफिकल्ट बना दिया हमारे लिए, लेकिन नहीं, उन्होंने हमारी लाइफ बल्कि कन्वीनियंट करी, इजी करी, ताकि हम इस एडवांस स्टेजेस के अंदर आ पाए, मेडिसिन बना पा रहे हैं, चीजों को समझ पा रहे हैं, इतनी सारी चीजें हमने काम कर ली है। ठीक है, तो हमें उनको थैंक्स बोलना चाहिए साइंटिस्टों को कि इन्होंने हमारे लिए इतने अच्छे काम करें, है ना। अच्छा, तो आज मैं उनको आपसे मिलवाऊंगा, उन्होंने क्या लॉस दिए, क्या काम करा, उनसे मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। ठीक है, तो आज का वही हमारा टॉपिक रहेगा, क्या, अपना केमिस्ट्री के अंदर लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सारे वन शॉट में आज ही के दिन कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारा कंपटीशन लेवल, कोई सा भी तैयारी कर रहे हो, नीट की कर रहे हो, जेई कर रहे हो, बोर्ड की कर रहे हो, सबके लिए ये वैलिडेट करता चला जाएगा। इसके बाद आपको ये प्रॉब्लम नहीं देगी, ये आपकी, मेरी तरफ से आपकी गारंटी। ठीक है, तो अब आगे चलोगे तो देखोगे तो क्या क्या सवाल है। पहले तो मैं बिल्कुल एकदम जनरल, एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट कर देता हूं आपके लिए, कि भाई यहां से शुरू कर देता हूं, मैटर क्या होता है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मिल जाएगा मैटर के अंदर, तो क्या होगा आपको पता है, आपने क्लास 9 में भी पढ़ा होता है, ये वही मैटर है। मैटर क्या होता है बच्चे, तो हम बोलेंगे क्या, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज space and have some mass, जिसका अपना कुछ मास होता है, कुछ स्पेस घेर लेती है, ऐसी चीजों को हम लोग मैटर कहते हैं। वही जो अपने क्लास 9 में पढ़ी है, बेसिक सा क्लासिफिकेशन है, इंट्रोडक्शन है, इसलिए मैं बता भी दे रहा हूं आपको। अगर आप मैटर को क्लासीफाई करना चाहोगे बच्चे, तो मैटर की क्लासिफिकेशन कुछ इस तरीके से चलेगी। अगर आप फिजिकल स्टेट के हिसाब से कहोगे तो फिजिकल क्लासिफिकेशन भी होता है, इसका केमिकल क्लासिफिकेशन भी होता है। ठीक है, अगर फिजिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से चलोगे तो पहला तो आपको पता ही है, सॉलिड होता है, ठीक है, लिक्विड होता है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। कई बच्चे आपको याद होगा एक प्लाज्मा वगैरह भी होता है, प्लाज्मा है, बीईसी है। बीईसी का मतलब होता है बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। लेकिन आपको मैं बता देता हूं कि बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट ये जो हमारे है ना, ये दोनों हमारे काम के नहीं है, ये दोनों काम के नहीं है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं, नॉट सो इंपॉर्टेंट एक्चुअली। इसके बारे में ज्यादा कोई पढ़ाई होती भी नहीं है, एडवांस स्टडी के अंदर काम आती है। तो हमारे लिए तो सिर्फ मेन ये रहने वाला है, हमारा क्या, फिजिकल स्टेट के हिसाब से जो मैटर होगा वो हमारा क्या होगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। प्लाज्मा और बीईसी यानी बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है ना, ये हमारे लिए उतना जरूरत नहीं है। केमिकल कॉम्बिनेशन के हिसाब से, अगर केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से अगर इसकी क्लासिफिकेशन करोगे तो फिर ये दो तरीके के हो जाएंगे, है ना, दो तरीके के हो जाएंगे। क्या हो जाएगा भाई, एक तो हो जाता है प्योर सब्सटेंस, और एक हो जाता है हमारा क्या चीज बताओ, इम्प्योर। ठीक है, या इम्प्योर कह लो, उससे ज्यादा बढ़िया रहेगा हमारे लिए, क्या कहना, मिक्सचर कहलाना। इम्प्योर ही होता है मिक्सचर तो, है ना, तो इसको मिक्सचर ज्यादा बढ़िया रहेगा, तो हमारा मिक्सचर हो जाता है। प्योर सब्सटेंस की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर क्या होता है बताओ, एलिमेंट्स होते हैं, है ना, एलिमेंट्स होते हैं, और फिर एक क्या होता है हमारा, कंपाउंड होता है। ठीक है, कंपाउंड्स होते हैं। फिर मिक्सचर में क्या होता है, सबको पता है क्या होता है हमारा, होमोजीनियस होता है, जी सर, होमोजीनियस होता है, और एक हमारा होता है क्या, हेट्रोजीनियस होता है, हेट्रोजीनियस होता है। तो ये बेसिक सा क्लासिफिकेशन है ना। एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो एक ही तरह के एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, एक ही तरह एटम से मिलकर बने होते हैं, है ना, किससे मिलकर बने होते हैं, सेम काइंड्स ऑफ एटम्स ओनली। लिख दो यहाँ पर, ये याद रखना, ये होता है सेम काइंड्स ऑफ एटम्स ओनली, जो एक ही तरह के एटम से मिलकर बनते हैं उसको एलिमेंट कहते हैं। कंपाउंड एक या एक से ज्यादा
एलिमेंट से कंबाइन होके बनते हैं तो उसको कंपाउंड्स कहते हैं। होमोजेनियस आपको पता है यूनिफॉर्मली मिक्स होता है। हेट्रोजीनियस जो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाते हैं। ये सारी बातें आपको पता है, क्लास 9th में जब थे आप तब भी आपने इसको स्टडी किया हुआ था। मैं तो इंट्रोडक्शन दे रहा हूं ताकि आपको ये बातें समझ में आ जाए, इंट्रोडक्शन मिल जाए हम लोगों को, तो मेरे ख्याल में ये सारी बातें लगभग आप लोगों को पता ही होती है। अब मैं इसमें चाहता हूं कि आपको ये जरा पता होना चाहिए, मैं कुछ सवाल पूछता हूं आपसे, आप मुझे बताना है, ठीक है। क्लासीफाई, क्लासीफाई, ठीक है ना, फॉलोइंग सब्सटेंस, ठीक है। अब मैं कुछ दूंगा एग्जांपल, आप मुझे बताना आप उसको किस कैटेगरी में रखोगे, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन, जैसे कि ऑक्सीजन, जैसे कि ओजोन, ठीक है, जैसे कि H2O, जैसे कि HCl, जैसे अगर मैं यहां पर ले लेता हूं, है ना, सॉल्ट सोल्यूशन ले लेता हूं यहां पर, ठीक है। जैसे कि यहां पर ले लेता हूं ब्लड, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है, मिल्क ले लेता हूँ, मिल्क भी ले सकता हूँ मैं यहाँ पर, मिल्क, है ना। और मैं और क्या ले लेता, अब मैं एक ले लेता हूँ यहाँ पर एयर, एयर एक हमारे पास है, ठीक है। उसके बाद अगर आप कहोगे तो मैं एक और चीज उठा लेता हूँ यहाँ पर, लेट से कि और तुम्हारे लिए लेता हूँ H2O2, ऐसा कुछ ले लिया, कुछ भी इस तरह से ले लिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो तुम मुझे बता सकते हो H2 कौन सी कैटेगरी में आएगा, बताओ H2 कौन सी कैटेगरी में आएगा। तो H2 क्या है, एलिमेंट है, क्या है बोलो, एलिमेंट है। बोलोगे सर ये तो मॉलिक्यूल है, हाँ मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल की कैटेगरी में जब एटम एटम आपस में मिलते हैं तो हम उसको मॉलिक्यूल भी कहते हैं, लेकिन ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, एलिमेंट की कैटेगरी में आएगा। क्यों, क्योंकि ये एक ही तरह के एटम से मिलकर बना हुआ है। ये कौन है सर, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है। ये कौन है, तो ये भी एलिमेंट है भाई, सारे एक ही जैसे एलिमेंट से बने हुए हैं। ये कौन है, तो ये तो कंपाउंड कहलाएगा सर, दो, इसमें दो एलिमेंट्स आ गए, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आ गए। इसके अंदर क्या हमारे पास है, तो सर ये भी कंपाउंड है। कौन है, कंपाउंड है। सॉल्ट सोल्यूशन क्या चीज है बताओ जरा, तो ये होमोजीनियस मिक्सचर है। क्या ये होमोजीनियस मिक्सचर है। ब्लड क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है ना। मिल्क कैसा होता है, ये भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। अच्छा, ये एयर कैसा होता है हमारा, ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। अच्छा, H2O2 एक कंपाउंड है, आ रही बात समझ में। तो ये सारे क्या है, हमारे एग्जांपल्स हैं। ब्लड वैसे देखना, कई बार लोगों को, बच्चों को लगता है कि जो ब्लड होता है वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, नहीं लोगों को होमोजीनियस लगता है कि ब्लड में सारी चीजें यूनिफॉर्मली मिक्स होती है। लेकिन तुम ना माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाओगे तो उसमें चीजें जो होता है ना हेट्रोजीनियस के तौर पर रहती है। तो ये हमारा क्या चीज है, ये हमारे सारे के सारे एग्जाम्पल है। मैंने आपको पहली स्लाइड के बारे में बता दिया, एक इंट्रोडक्शन के तौर पर देख लिया आपने। अब आ जाते हैं मुद्दे की चीजों के ऊपर, जो हमारा चैप्टर है। हमारा चैप्टर लिए हमने जो पढ़ने के लिए आए हैं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देखो, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर हमारे पास क्या क्या पढ़ना है हमको, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गे-लुसेक्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ एंड लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये टोटल के टोटल हमारे 6 के 6 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर आते हैं। देखो मैं आपको बता दूं, वैसे तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन 6 तरीके से मिलकर बना हुआ है, पर इसके जो फाउंडर है ना हमारे, ये दो देख रहे हैं आपको, हमारा जोसेफ लुइस प्राउस्ट, एंटोनी लॉरेंट लुवाइजर, ठीक है। ये दो लोग हैं जिन लोगों ने फाउंडेशन रखी, ठीक है। इन दोनों को देख लो, है ना, कितने मतलब पहले के लोगों को देख रहे हो कि फोटो खिंचवाने का कितना बढ़िया शौक है, सर कैसे खिंचवा रहे हैं, है ना। ये हमारे पास ये ऐसे करके साइड व्यू ले रहे हैं ना। तो पहले जो फोटो खिंचवाने का दौर आया होगा तो साइंटिस्ट भी पीछे नहीं हटे, है ना। कई बार तो लोगों को लगता है कि साइंटिस्ट के बाल खाली उजड़े चमन होते हैं, इधर उधर बाल फैले हुए रहते हैं। ऐसा नहीं होता, कई जरूरी नहीं है, होता भी होगा। पहले कुछ साइंटिस्ट जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बाल बिखरा के रखता था, तो लोगों को लगता है ऐसे ही, लेकिन इनके देखो मस्त है ना देखने में, ठीक है। तो इन लोगों ने लॉज बनाए और इन लॉज को लेकर हम आगे चलेंगे, ठीक है। देखेंगे हमारे क्या क्या लॉज बने पड़े हैं। आओ पहला लॉ देखो, सबसे पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमारे किसने दिया, एंटोनी लॉरेंट लुवाइजर, ये पहला साइंटिस्ट जिन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को केमिस्ट्री के अंदर इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। ये तो ऑनरशिप वाले हेयर होते हैं, ये ऑनरशिप में ना जो बहुत पहले बहुत अच्छा काम करते थे किसी भी फील्ड के अंदर, तो उनको ना मतलब एक तरह से रॉयल सोसाइटी की तरफ से इनको ना इस तरह के हेयर मिलते थे। तो ये एक तरह की क्या होता है पता है, ये एक तरह का ऑनर होता है, ठीक है। तो ये ऑनर वाले हेयर है,
रियल हेयर तो इसके इसके अंदर होंगे। इसके अंदर क्या बोल रहा है कि द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। अगर आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन है, उसमें आपको पता ही है रिएक्टेंट होता है हमारा, रिएक्टेंट से क्या बन रहा होता है, प्रोडक्ट बन रहा होता है। जी सर, तो हमने इसका क्या कहना है, कह रहा है मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट्स जो होंगे हमारे पास, मास ऑफ रिएक्टेंट्स जो होंगे वो किसके बराबर होगा, मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर। मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट, यानी रिएक्टेंट साइड का मास ले लो और प्रोडक्ट साइड का मास ले लो तो दोनों की तरफ के कैसा आएगा, सेम ही आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने लिया H2 प्लस का Cl2 ले लिया, यहां पर मैंने क्या ले लिया, यहां पर 2HCl ले लिया। तो अगर हम क्या निकालेंगे बच्चे, तो मास ऑफ, अगर मैंने H2 निकाला फिर मैंने मास ऑफ Cl2 निकाला तो पता है क्या आ जाएगा, मास ऑफ HCl के बराबर आ जाएगा। यानी लेफ्ट साइड वालों का मास राइट साइड वाले के मास के बराबर आएगा। बात समझ में आ रही है? हाँ, लेकिन इसमें एक बात का ख्याल रखना है, एक बात का ख्याल रखना है, नोट है, इसमें कुछ लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन पता है क्या है कि अगर मेरे पास क्या है कि रिएक्शन ये नॉट वैलिड है, ये किसके लिए वैलिड नहीं होती, नॉट वैलिड फॉर न्यूक्लियर रिएक्शंस, न्यूक्लियर रिएक्शंस। ठीक है, जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है उसमें ना कुछ क्या होता है, मास जो होती है ना वो कुछ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो मास एनर्जी का एक लॉ होता है जिसमें E इक्वल्स टू mc², सुना होगा आपने, आइंस्टाइन भाई साहब ने हमें दे के गए हैं ये लॉ। तो इनका लॉ क्या कहता है, इनका लॉ कहता है कि भाई कि मास कंजर्वेशन लॉ हाई एनर्जी के ऊपर वैलिडेट नहीं करता, क्योंकि कुछ मास एनर्जी की फॉर्म में उड़ जाता है। तो अगर न्यूक्लियर रिएक्शन चल रही है तो न्यूक्लियर रिएक्शन में ये लॉ काम नहीं करेगा। जनरल लेवल पर अप्रोक्सीमेशन की लेवल के ऊपर ही काम हमारा करता है, जिसमें रिएक्शन वैक्शन में चलोगे तो रिएक्शन में हमेशा वैलिडेट करेगा, जिसमें लेफ्ट साइड का मास हमेशा राइट साइड के बराबर आएगा, ना तो मास क्रिएट होगा ना मास डिस्ट्रॉय होगा। आई होप ये आपको बात सबको पता भी रहती है, कोई क्लास 9th में भी पढ़ा होता है हम लोगों ने वाला, लेकिन क्या करें 11th में भी है और ये इंपॉर्टेंट भी होता है। ठीक है, आओ इस पर एक सवाल करके देख लो, थोड़ा सा और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। क्या कह रहा है कि इफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड्स ट्रू, कह रहा है ट्रू है तो हाउ मच सोडियम क्लोराइड विल रिएक्ट, कितना सोडियम क्लोराइड रिएक्ट कराओगे, 34 ग्राम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट टू प्रोड्यूस 17 ग्राम ऑफ सोडियम नाइट्रेट एंड 28.7 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड। चलो चलो आराम आराम समझ के देख लेते क्या कहना चाहता है। एग्जांपल के लिए पहले तो मैं देख लेता हूं क्या क्या चीजें हो रही है कि सोडियम क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है किससे, सिल्वर नाइट्रेट से। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, NaCl, सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है हमारा, AgNO3, इससे रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना के चल रहा है बताओ जरा, सोडियम नाइट्रेट बना रहा है, सोडियम NaNO3 बना रहा है, प्लस क्या बना रहा है बताओ, सिल्वर क्लोराइड बना रहा है AgCl। ये रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन हुई, सोडियम ने जाके नाइट्रेट से रिएक्ट कर लिया तो सोडियम नाइट्रेट बन गया, Ag ने जाके Cl से रिएक्ट किया तो AgCl बन गया। जैसे जैसा वो कह रहा है वैसे वैसे आप करते चले जाओ, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। अब बताओ सोडियम क्लोराइड का क्या पूछ रहा है कि हाउ मच सोडियम क्लोराइड, नहीं पता चला मेरे को तो इसको मैंने X मान लिया। सिल्वर नाइट्रेट कितना है मेरे पास, सिल्वर नाइट्रेट 34 ग्राम है, देख लो 34 ग्राम है। ठीक है, इस तरफ आ जाओ, सोडियम नाइट्रेट 17 ग्राम ऑफ सोडियम नाइट्रेट, दिस इज 17 ग्राम ऑफ सोडियम नाइट्रेट। सिल्वर क्लोराइड कितना है बताओ, 28.70 यानी 28.7 है हमारे पास, ये इतना ग्राम है। तो तुम्हें बताइए मास कंजर्वेशन के हिसाब से, मास कंजर्वेशन के हिसाब से तुम क्या कह सकते हो बता दो, मास कंजर्वेशन के हिसाब से क्या कह सकते हो, लेफ्ट वाले का राइट वाले के बराबर होगा, यानी x प्लस 34 इज इक्वल्स टू 17 प्लस का 28.7 हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो x प्लस का 34 इज इक्वल्स टू, दोनों को ऐड करते क्या, 28.7 और जाके 17 ऐड कर लो, ढंग से ऐड करना, ये हो जाएगा 7 8 7 15, 2 और 1 3 और एक 4 हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो 15 45.7 और ये x इक्वल्स टू 45.7 माइनस 34, यानी इसमें से जाके कितना लेस कर लो, 34 कर लो, 7, ये हो जाएगा 1 और ये भी हो जाएगा 1, 11.7 ग्राम, 11.7 ग्राम हो गया, x इक्वल्स टू 11.7 ग्राम। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन बी इज योर आंसर, ऑप्शन बी इज योर आंसर। सिंपल है, लेफ्ट साइड वाला राइट साइड वाले के बराबर होता है, लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर होता है, हमने मास निकाल दिया। वेरी सिंपल क्वेश्चंस। नेक्स्ट पे आ जाओ। अब वो तो सिंपल सा लॉ था, उसमें तुम्हें पता है ये सवाल क्या ही होता है, मेन सवाल होते हैं इसके ऊपर, मैंने करा दिया आपको, एक समझ में आ गया होगा। अब यहां पर आगे क्या आता है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन होता है हमारा, जिसको हम लोग लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन या
लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। ये क्या कह रहा है कि स्टेट दैट द गिवन केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली सेम एलिमेंट कंबाइंड इन द सेम फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास रिगार्डलेस इट सोर्स हाउ इट वाज प्रिपेयर्ड। इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके समझाता हूं। ये क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई भी कंपाउंड है, कोई कंपाउंड बना होगा, तो उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो एक फिक्स रेशियो में रहेंगे, चाहे वो कहीं से ही बनाए गए। लेट्स से एग्जांपल के लिए मैंने एग्जांपल ले लिया H2O ले लिया। अगर मैं H2O के अंदर देखूं तो मेरे पास दो एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन है और कौन सा है, ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का मास कितने ग्राम हो गया, तो सर 2 ग्राम हो गया। इसका कितना हो गया, तो 16 ग्राम हो गया। इसका रेशियो कितना आ गया, 1:8। तो वाटर अगर मेरे पास है ना, तो इसके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इनके एलिमेंट का रेशियो फिक्स रहेगा। तो ये जो रेशियो होता है वो फिक्स्ड होता है। चाहे मैंने अगर वाटर लिया है, अगर मैंने वाटर लिया है, वाटर कहां से ले लिया, मान लो मैंने यहां से इंडिया से ले लिया वाटर, हम इंडिया में रहते हैं, हमने यहां से अमेरिका से वाटर ले लिया, अमेरिका से ले लो, अच्छा रिवर से ले लो, अच्छा रेन से ले लो, रेन से ले लो, है ना, कहीं से भी उठा लो, कहीं से भी उठा लो, अगर वाटर है तो उसके एलिमेंट का रेशियो 1:8 ही मिलेगा। कहां से है उससे मतलब नहीं है, नाला से उठा लो, ड्रेनेज सिस्टम से उठा लो, वाटर है। इफ द कंपाउंड इज सेम, जैसे कि H2O है, तो देन क्या हो गया, उनके एलिमेंट के जो वेट का रेशियो होगा वो सेम ही होगा, सोर्स पे डिपेंड नहीं करता। अगर ये है तो यही रहेगा। जैसे मान लो वाटर हो गया, मैंने मान लो एक CO2 एग्जांपल ले लेता हूं, CO2 का ले लेता हूं। CO2 में सबको पता है दो एलिमेंट है, कार्बन है और कौन सा है, ऑक्सीजन है। कार्बन का 12 हो गया, इसका 32 हो गया। अगर इसको कट कर दो तो 4 3 जा 12, 4 8 जा 32, तो 3:8। किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का यही रेशियो फिक्स रहेगा। तो कोई कंपाउंड बनता है तो उसका रेशियो, एलिमेंट का रेशियो, वेट का रेशियो जो होता है वो फिक्स रहता है। वो किस पे डिपेंड नहीं करता, हमारे उसके सोर्स पे डिपेंड नहीं करता। जोसेफ लुइस प्राउस्ट है ना, देख रहे हो क्या, बढ़िया बंदा है ना, सिंपल सा बंदा है ना, बढ़िया सा लॉ बना के देखी गया है, कंपाउंड की अंडरस्टैंडिंग तुमको बता के जा रहा है, कंपाउंड की अंडरस्टैंडिंग। आओ एक सवाल के जरिए भी समझ लेते हैं कि किस तरीके से इन्होंने सवाल को समझाया। एक बढ़िया सवाल है तुम्हारे लिए बोर्ड के ऊपर, बहुत ही बढ़िया सवाल, बहुत फेमस सवाल है, आता रहता है एग्जाम के अंदर, है ना, कई तरीके से पूछ लिया जाता है, तो आपको ये आना चाहिए। बहुत ही फेमस सवाल है, बहुत फेमस सवाल है। कह रहा है कि कॉपर ऑक्साइड वाज प्रिपेयर्ड बाय 2 डिफरेंट मेथड। देखो कॉपर को तुमने बनाया है 2 अलग अलग मेथड से, तो मैंने अभी बोला था आपको कि ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि किधर से बनाया गया है, कौन सा सोर्स है, इससे मतलब ही नहीं होता। 2 तरीके से बनाया जा रहा है। कैसे कॉपर ऑक्साइड को कैसे बनाया जा रहा है, 1.75 ग्राम ऑफ द मेटल गिव 2.19 ग्राम ऑफ ऑक्साइड, 1.14 gram of metal give 1.43 gram of the oxide. Show that this given data illustrate the law of constant proportion. तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कैसे होगा, मैं किसी एलिमेंट का क्या निकाल लूंगा, मास निकाल लूं, या परसेंटेज भी निकाल सकता हूं। अगर उनके परसेंटेज का रेशियो कैसा आ गया, फिक्स आ गया, सेम आ गया, अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से भी, तब भी हम लोग उसको मान के चलेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को बिलोंग करता है। कैसे, चलो समझाता हूं। ये जो मेथड 1 से बनाया था, है ना, जो ये मेथड 1 से प्रिपेयर्ड जो हमने बनाया है, प्रिपरेशन कर ली है, इसको देख लो एक बार जरा, ठीक है। इसमें जो मेटल है आपका, मेटल कॉपर है ना, कॉपर और ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड में कॉपर मेटल हो गया, कॉपर एक मेटल हो गया, वो इतना ऑक्साइड देता है, इतना ऑक्साइड देता है। तो मैं ना परसेंटेज ऑफ क्या निकाल लेता हूं, कॉपर निकाल लेता हूं। तो ऊपर क्या लिखूंगा, मास ऑफ कॉपर अपॉन, यहां पर हो जाएगा मास ऑफ ऑक्साइड, मास ऑफ ऑक्साइड हो जाएगा, ऑलराइट। इनटू में क्या कर लो 100, परसेंटेज भी निकाल सकते हो, परसेंटेज से भी हम समझ सकते हैं। तो बताओ मास ऑफ कॉपर कितना है, तो सर ये है 1.75 है, 1.75, और ये कितना है 2.19 इंटू कितना बोलो 100 हो गया। अगर मैं इसका परसेंटेज का रेशियो निकालूं तो समथिंग 79.8 के आसपास जाता है, ये परसेंटेज आएगी यहाँ पर। अब इधर आ जाओ, जो तुमने किससे बनाया था, मेथड 2 से बनाया था, मेथड 2 से बनाया था। मेथड 2 की प्रिपरेशन किससे करी है, तो तुम्हें उसमें साफ साफ बोल रहे हो, जैसा कह रहा आप निकाल लो, परसेंटेज ऑफ कॉपर निकाल लो, परसेंटेज ऑफ कॉपर निकाल लो। तो क्या लिखोगे सर, वही लिखोगे, मास ऑफ कॉपर लोगे, हाँ जी सर। नीचे क्या लोगे बताओ, मास ऑफ ऑक्साइड ले लोगे, मास ऑफ ऑक्साइड ले लोगे, इनटू में किससे कर दोगे 100 कर दोगे। मास ऑफ कॉपर कितना लिया है मैंने बच्चों, यहाँ पर 1.14, और ये बताओ ऑक्साइड के कितना बताओ 1.43, इनटू में कितना हो गया 100 हो गया। इसको सरप्राइजिंगली आप कैलकुलेट करो तो ये आपका इतनी के ही बराबर आएगा, 79
79.8% के आसपास ही आएगा। थोड़ा बहुत पॉइंट में हल्का हल्का फर्क आ सकता है, बट ये है सिंपल। इसका मतलब क्या हो गया कि दो अलग अलग तरीके से कंपाउंड बनाए गए हैं कॉपर के ऑक्साइड के, लेकिन कॉपर का रेशियो कैसा आ रहा है? सेम आ रहा है। सेम आ रहा है दोनों कॉपर का रेशियो, यानी परसेंटेज सेम आ रहा है। इसका मतलब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को दिखाता है कि कंपाउंड दो बने हैं, दो ऑक्साइड बनाए गए, लेकिन दोनों में कॉपर का परसेंटेज कैसा आ रहा है? सेम आ रहा है ना, यानी इनका रेशियो सेम ही आ रहा है, फिक्स आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को वैलिडेट करता है। इंपॉर्टेंट बात समझ में आई ना? चलो बढ़िया। अब एक और सवाल देख लेते हैं, इस पे एक और सवाल देख लेते हैं। बहुत बढ़िया सिंपल सवाल है, ये बहुत फेमस सवाल है। कह रहा है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर इन रेशियो कितना? 1:8। मास ऑफ कितना? 3 ग्राम रिएक्ट विद द मास ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड इन, है ना, मास ऑफ 3 ग्राम, व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड इन वाटर। अच्छा तुम्हें पता था, अभी मैंने बताया था वाटर होता है, वाटर का रेशियो कितना था बच्चे? 1:8 कह रहा है, ठीक है। 1:8 हमारे को पता है कि इतना होता है। कितना मास ले लिया तुमने भाई हाइड्रोजन का? देख लो मास ऑफ द हाइड्रोजन, है ना, मास ऑफ 3 ग्राम रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन, मतलब ये मास ऑफ किसका है? 3 ग्राम, तो हाइड्रोजन का है, ये हाइड्रोजन का है। तो बताओ जरा 1 पर कितना है हमारा? 3 है। इसका मास कितने ग्राम कर दिया तुमने? 3 ग्राम कर दिया। तो बताओ ये कितना ग्राम हो जाना चाहिए? तो सर ये 24 ग्राम हो जाएगा। तुम देख सकते हो ना, इसके 1 ग्राम पर आपको इसके 1:8 का रेशियो, ठीक है, 1:8 का। तो तुम देख सकते हो कि इसका 1:8 का है। अगर मैंने कार्बन हाइड्रोजन का मास कितने, इससे 3 टाइम्स कर दिया, तो इसका मास भी तो 3 टाइम्स हो जाएगा, 24 ग्राम। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 24 ग्राम। 3 ग्राम हाइड्रोजन के लिए आपको 24 ग्राम आपको ऑक्सीजन चाहिए होगा। सिंपल है, उसी रेशियो में कर लिए। 3 टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स कर दिया। सिंपल सा सवाल। आगे आ जाओ। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। देखो ये साइंटिस्ट जॉन डाल्टन, बड़ा फेमस साइंटिस्ट है। इसने फंडामेंटल केमिस्ट्री शुरू करी। ये प्रोफेसर थे, एज ए टीचर थे, है ना। देखो फोटो खिंचवाने कितना शौक है इनको, है ना। फोटो कितना मस्त खिंचवाया, जो पहले नहीं खिंचवाते तो इस तरीके की फोटो है। पहले तो इनकी पेंटिंग बनती थी, इतनी फोटो तो उतनी बेहतर नहीं होती थी, तो पेंटिंग भी बनवा लेते ये लोग। और हमारे जॉन डाल्टन साहब को फोटो खिंचवाने का बहुत शौक। देखो कैसा मस्त फोटो खिंचवा रखा है। डाल्टन साहब ने क्या बोला है इसकी बात सुन लो। द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन प्रपोज बाय जॉन डाल्टन इन 1803 क्या कहता है कि व्हेन 2 एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, the masses of the one element that combined with the fixed mass of the other element are in simple small whole numbers। थोड़ा सा साइंटिफिक लैंग्वेज है, इसलिए समझने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो मैं आपको इसको सिंप्लीफाई करके समझाता हूं। मेरा काम यही है, तो आपको सिंप्लीफाई करके समझा रहा हूं। ये क्या कह रहा है? ये कहना चाहता है कि अगर 2 एलिमेंट है, याद रखिएगा किसके लिए है? 2 एलिमेंट्स के लिए। 4 2 एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स के लिए है? 2 एलिमेंट्स के लिए। वो क्या कहना चाहता है कि अगर किसी 2 एलिमेंट के अंदर हम किसी के एक फिक्स मास से कंबाइन कर दें, 2 एलिमेंट लेंगे, एक के मास को फिक्स कर देंगे, ठीक। 2 एलिमेंट लेंगे, एक के मास को फिक्स कर देंगे, तो दूसरा जो रिएक्ट करेगा ना, उससे मान लो 2 कंपाउंड बना दिया है, 2 से ज्यादा कंपाउंड बना दिया, तो जो दूसरा वाला है ना, वो जो रिएक्ट करेगा, तो उनका मास एक सिंपल होल रेशियो में होगा। जैसे देखो मैंने क्या कहा, जैसे सपोज करो हाइड्रोजन है और कौन है बताओ? ऑक्सीजन है। ठीक बात सर। मैंने लिया H2O और एक मैंने लिया H2O2, सही है? बिल्कुल सही है सर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर 2 कंपाउंड बना दिए। अच्छा बताओ यहां पर फिक्स्ड मास किसका है? फिक्स्ड मास ले लो, तो हाइड्रोजन का है। देखो हाइड्रोजन का कितना मास है यहाँ पर सर? 2 ग्राम है, तो 2 ग्राम हो गया, तो ग्राम लिखने की जरूरत नहीं, 2 हो गया। और ये इसका बताओ ऑक्सीजन कितना हो गया? 16 हो गया। अच्छा इसका कितना हो जाएगा? यहां भी 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बताओ? 32 हो गया। तो बताओ जरा, अगर मैंने 2 एलिमेंट को कंबाइन कर दिया और 2 कंपाउंड वो लोग बना रहे हैं, तो तुम देखो एक का जो मास फिक्स कर दिया, तो दूसरा जो ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन जो है, वो एक सिंपल होल रेशियो में है। तो ऑक्सीजन और इन दोनों ऑक्सीजन का रेशियो कितना आएगा? 16:32, यानी कि 1:2 एक सिंपल होल रेशियो में आ रहा है। तो किसी एक का अगर मास तुम फिक्स कर देते हो, तो जो दूसरा एलिमेंट कंबाइन कर रहा होगा वो एक सिंपल होल रेशियो में होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल और देता हूं, एक और कार्बन एंड ऑक्सीजन ले लो, कार्बन एंड ऑक्सीजन ले लो, ठीक है, कार्बन एंड ऑक्सीजन ले लो, एक C ले लो, CO बना दो, एक CO2 बना दो, और एक और होता है C2O3 भी होता है। बताओ जरा इसमें कितने कितने ग्राम हो गया? कार्बन का 12, यस सर। इसका कितना हो जाएगा? 16, यस सर। इसका कितना? 12, यस सर। और इसका कितना बताओ? 32, यस सर। C2O3 में कितना? 12, इसका कितना बताओ? 48। तो कार्बन को तो फिक्स कर दिया ना,
कार्बन को फिक्स कर दिया, तो बताओ इसका रेशियो कितना आएगा? 16:32:48, 1:2:3। तो अगर तुम किसी दो एलिमेंट को कंबाइन करते हो, एक के मास को फिक्स कर देते हो, तो दूसरे का मास जो रिएक्ट करने लगेगा वो एक सिंपल होल रेशियो में आ जाएगा, वो एक सिंपल होल रेशियो में आ जाएगा। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? बताओ, है बताओ, आ रही बात समझ में? मैं एक एग्जांपल और ले लूं आपके लिए, बढ़िया सा एक एग्जांपल और ले लूं। देखो एग्जांपल और लेता हूं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का लेते हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का कंबाइन करा, कितना कितना बताओ? एक मैंने ले लिया N, ठीक है, एक ले लेते N2O, एक ले लेते हैं हमारा N2O2 या N2O3, एक ले लेते हैं N2O5, है ना, और मान लो एक N2O4 भी ले लें, N2O4, और एक लेते हैं N2O5, ये ले लिया मैंने। बताओ मास, बताओ मास किस किस रेशियो में, चलो मेरे को बताओ जरा, मास किस किस रेशियो में बताओ। तो सर इसका 28 ग्राम होगी, सर 28:16, 28:48, 28:64, 28:80। तो मैंने नाइट्रोजन के मास को फिक्स कर दिया, नाइट्रोजन के मास को फिक्स कर दिया मेरे, ये फिक्स्ड है, तो इसका रेशियो देखो कितना है, 16:48:64:80, यानी 1:3:4:5। यानी जब भी तुम क्या करोगे, दो एलिमेंट को भूलना मत, दो एलिमेंट को कंबाइन करोगे, तो अगर किसी एक का मास फिक्स कर दिया ना, तो बाकी जो दूसरा एलिमेंट कंबाइन कर रहा होगा वो एक सिंपल होल रेशियो में होगा। यही हमारे साहब डाल्टन साहब कहते हैं। डाल्टन की तस्वीर है ना, दिलो दिमाग में बसा लो, डाल्टन साहब की फोटो तुम्हारे लिए। आई बात समझ में? देख रहे हो? अब क्या करें, अब सवाल करके देख लेते हैं एक बार। आओ एक और बढ़िया सवाल कर लेते हैं इसके ऊपर। सवाल ही एग्जाम में आने होते हैं, कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ साथ आपको क्वेश्चन करना बहुत जरूरी होता है, बिना क्वेश्चन करे हमारा काम चलेगा। बढ़िया सवाल है, इस वाले सवाल को आप ध्यान से देखिएगा। इसमें आपके पास क्या हो रहा है वो देख लो जरा एक बार। दो साइड आपके बना के दिए गए हैं, एक तरफ कहा जा रहा है कि ब्लैक ऑक्साइड है, चलो लिख देता हूं यहां पर, एक मेरे पास ब्लैक ऑक्साइड है, एक मेरे पास क्या है, रेड ऑक्साइड है। ठीक है सर, इसमें क्या है कि आपको कह रहा है कि कॉपर कितने परसेंट है, बताओ 80%, इसमें कितना है, 89% है। ठीक है, इसमें अगर तुम बताओ कि 80% अगर आपका कॉपर है, तो 20% कौन होगा, ऑक्सीजन होगा। बिल्कुल सर ये होगा। तो तुम मुझे बता दो कि यानी 20 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के पास कितना होगा, 80 ग्राम ऑफ कॉपर होगा। जी सर, तो बताओ 1 ग्राम ऑफ ऑक्साइड में कितना आने वाला है, तो सर ये आएगा 80/20, दिस इज 4 ग्राम ऑफ कॉपर। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा बिल्कुल हाँ, ऑक्सीजन के 1 ग्राम को फिक्स कर लिया मैंने। इसी हिसाब से तुम मुझे बताओ, अगर ये सिचुएशन है कि 89% ऑफ क्या होना चाहिए, Cu, और 20% होना चाहिए, 20 नहीं 11 हो जाएगा ना बच्चे, इसका हो जाएगा क्या बोलते हैं 20%, 89% है तो 11% आपका क्या हो जाएगा, ये Cu, ये ऑक्सीजन। तो बताओ क्या होगा, 11 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गिव्स कितना बताओ, तो आपके पास है 89 ग्राम ऑफ Cu। तो तुम मुझे बताओ 1 ग्राम ऑक्सीजन का कितना होने वाला है, तो सर ये हो जाएगा 89/11, अप्रोक्सीमेटली 8.03 ग्राम, अप्रोक्सीमेटली 8 आएगा आपका। तो तुम मुझे बताओ कि यहां अगर मैंने ऑक्सीजन का मास फिक्स कर लिया, यहां पर मैंने ऑक्सीजन का मास फिक्स कर लिया, 1-1 ग्राम ले लिए, तो बताओ कॉपर का रेशियो किस में आ रहा है, कॉपर का रेशियो किस में आ रहा है, इधर आ रहा है 4, इधर आ रहा है 8, क्या एक सिंपल होल रेशियो में आ रहा है, 1:2 में आ रहा है, सिंपल रेशियो में आ रहा है, मल्टीपल में चल रहा है एक दूसरे के। यानी मैंने ऑक्सीजन का मास फिक्स कर दिया, तो कॉपर जो हमारा कॉपर है उसका मास एक सिंपल मल्टीपल रेशियो में आ रहा है। अरे बात समझ में? ये भी शो करता है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। क्या कहता है कि क्वेश्चन ऑफ द मल्टीपल प्रपोर्शन के थोड़े क्वेश्चन और देख लो जरा एक बार, है ना, क्या क्वेश्चन है बताओ जरा यहाँ पर। कहता है कि CO2 CO C2O3 ओबेज विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो मैंने अभी अभी समझाया था इसके बारे में बच्चों, है ना, अभी अभी समझाया था मैंने। इसके अंदर क्या समझाया था बताओ, कि एक है CO, एक है CO2 और एक क्या बताओ C2O3। क्या पंगा है बताओ यहाँ पर, 12:16, 12:32, 12:48, यानी इनका मास फिक्स कर दिया तो कितना आ गया, 16:32 × 48, यानी 1:2:3। तो एक आ गया ना सिंपल होल रेशियो।
तो ये एक लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में दिखा रहा है, क्योंकि एक को मास फिक्स कर दे रहा हूं तो बाकियों का हमारा मल्टीपल में चल रहा है, सिंपल होल रेशियो में आ रहा है। अगला सवाल क्या कहता है, कह रहा है कि विच ओबेज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इनमें से कौन सा। तो मैंने तुम्हें बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो है वो 2 एलिमेंट के लिए वैलिडेट करता है या 3 एलिमेंट के लिए वैलिडेट करता है, बताओ। तो मैंने अभी बताया था 2 एलिमेंट के लिए वैलिडेट करता है। तो तुम मुझे बताओ इसमें कितने एलिमेंट के अंदर लॉ बनाया गया। इसमें देखो कौन कौन सा एलिमेंट है, हाइड्रोजन है, जी सर। इसमें ऑक्सीजन है, जी सर। इसमें सोडियम है, जी सर। तो ये तो हो ही नहीं सकता। अच्छा इसमें बताओ कौन कौन है, इसमें सर मैग्नीशियम है, जी सर। ऑक्सीजन है, जी सर। सोडियम है, जी सर। इसमें भी 3 एलिमेंट आ गया, ये भी नहीं हो सकता। यहां पर देख लो सोडियम है, हाँ जी सर। ऑक्सीजन है, जी सर। बेरियम है, जी सर। ये भी नहीं हो सकता। यहां देखो कितने हैं, यहां पर सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, टिन है, एसएन है और सीएल है। यस हो गया। तो ये इस बात को रिमाइंडर था आपके लिए कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कितने के लिए काम नहीं करता, बताओ। 3 के लिए काम नहीं करता, सिर्फ 2 के लिए बनाया गया है, जिसमें से एक का मास फिक्स कर दिया जाए तो दूसरे का मास मल्टीपल में चलेगा, ठीक है ना। तो तुम ये देख रहे हो कि टिन के मास को फिक्स कर दूंगा तो इन दोनों का मास मल्टीपल में आ जाएगा। आगे बात समझ में, बिल्कुल समझ में आगे सर, बिल्कुल बढ़िया सवाल है। आगे बैठो, देखो जरा क्या बोल रहे हैं कि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन फॉर्म NO एंड NO2। चलो जी, एक ने बनाया NO, एक ने बनाया NO2। बिल्कुल सवाल पढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि इफ 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंड विद द 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इन NO, दिख ही रहा है, दिख ही रहा है इसमें तो दिख ही रहा है कि 14:16 से रिएक्ट कर रहा है। कह रहे हैं कि देन मास ऑफ द ऑक्सीजन कंबाइंड विद 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इन NO2। अरे यार बताओ, इसका 14, इसका कितना हो गया बताओ, 32 ग्राम हो गया। यही पूछ रहा ना कि इसका 14 ग्राम होगा तो इसमें NO2 में O2 का मास कितना होगा, 32 ग्राम हो गया। सिंपल सवाल, खत्म कहानी, सिंपल सवाल है ना। इसके 14 ग्राम के साथ इसका 32 करेगा, उसका मास जो है 40, इसके 14 के साथ 16 है, इसके 14 के साथ इसका 32 करेगा, क्योंकि वो सिंपल होल रेशियो में रहता है। अगली बात समझ में, सिंपल सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। आगे बढ़ो। अब अगले हमारे बंदे आगे देख लो, गे-लुसेक्स लॉ ऑफ द गैसियस वॉल्यूम। नाम से ही पता चल रहा है गैसियस वॉल्यूम, गैस के लिए नाम पे मत जाना कि जो नाम तुम सोच रहे हो वो वाला नहीं है वो नाम नहीं है ना, ये नाम इनका रखा ही गया है, सही नाम ही इनको पढ़ते हैं, गे-लुसेक्स लॉ। अब ये जो गे-लुसेक्स है हमारे जोसेफ लुइस गे-लुसेक, ये देख सकते हो आप, ये है ना, इनकी फोटो है, बढ़िया है ना बंदा, देखो कितनी बढ़िया फोटो आई है इसकी भी, है ना। तो देखो जरा, तो गे-लुसेक्स लॉ क्या कह रहा है वॉल्यूम के अंदर, ये वॉल्यूम के लिए लॉ है, पहले बताते रहो आपको। यहां पर कह रहा है कि व्हेन गैसेस रिएक्ट विद द ईच अदर टू फॉर्म अदर गैसेस, मान लो 2 गैसें आपस में रिएक्ट करके कुछ और गैस बना रही है, दैट डू सो इन वॉल्यूम दैट बियर अ सिंपल होल नंबर रेशियो टू वन अनदर एंड द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट एंड टू द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट प्रोवाइडेड ऑल वॉल्यूम्स आर मेजर्ड अंडर द सेम कंडीशन एंड सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर मैं टेम्परेचर और प्रेशर को क्या रखूं बताओ, टेम्परेचर एंड प्रेशर को क्या रखूं बताओ, कांस्टेंट रखो, और मेरे पास कोई गैस रिएक्शन कर रही है, एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मान लो H2 है प्लस का Cl2 है और ये हमारा 2HCl है, ठीक है। ये पहली बात तो भाई साहब ये गैस होना चाहिए, गैस के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। जब तक ये गैस होगी तभी तक ये वैलिडेट करेगी, गैसेस वॉल्यूम के लिए वैलिडेट करती है। अब मुझे बताओ इस रिएक्शन को देखकर बताओ इनका क्या कहना है। टेम्परेचर और प्रेशर यानी कंडीशन को सेम रखा गया है तो इनका वॉल्यूम एक सिंपल होल रेशियो में आता है। तो मोल के हिसाब से, जैसे इसका 1 मोल रिएक्ट करे तो इसका 1 वॉल्यूम मान लो, इसका कितना मान लो 1 वॉल्यूम मान लो, तो इसका कितना वॉल्यूम होगा सर, इसका भी 1 वॉल्यूम होगा। इसका कितना होगा सर, इसका 2 वॉल्यूम होगा, इसका 2 वॉल्यूम होगा कोफिशिएंट के हिसाब से। मतलब कि अगर इसका 50 ml होगा, इसका 50 ml होगा तो इसका 100 ml होगा, है ना। इसके भी एक 50 ml रिएक्ट करेंगे तो इसके 100 ml बन जाएंगे। उनका चलो ठीक है भाई, बात थोड़ी सी समझ में आई। जैसे मान लो एक और एग्जांपल देता हूं, N2 है, 3H2 है और 2NH3 है। ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, सबके सब गैस है भाई, बिल्कुल गैस होनी चाहिए, गैस नहीं होगी तो काम नहीं चलेगा। अब इसके कितना वॉल्यूम होगा, तो इसका 1 वॉल्यूम होगा। इसके कितने वॉल्यूम होंगे, तो 3 वॉल्यूम होंगे। इसके कितने होंगे, 2 वॉल्यूम होंगे। ये कोफिशिएंट को देख के लिख रहा हूं मैं, कोफिशिएंट को देखकर। तो मान लो अगर इसका 50 ml रिएक्ट कर रहा है तो इसका कितने ml करेगा, तो सर इसका 150 ml रिएक्ट करेगा। और इसका क्या करेगा, इसका 100 ml रिएक्ट करेगा।
तो यानी इसका जो सिंपल रेशियो आ रहा है वो क्या आ रहा है बच्चे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का, तो सर आ रहा है आपका इसका 50:150:100, यानी 1:3:1। और इस वाले में क्या आ रहा था बच्चे, इसमें अगर कोई बोले कि बताना सिंपल रेशियो क्या आ रहा है, इसमें सिंपल होल रेशियो क्या आ रहा है बता, सिंपल होल रेशियो आ रहा है इसमें 50:50:100, यानी 1:1:2। कई बार बच्चे यहाँ एक गलती कर देते हैं, वो मैं गलती बता दे रहा हूं आपको, बच्चे गलती करते हैं, गलती से पकड़ना, गलती पकड़ना सीखो, कैसे गलती होती है। यहां पर 20, यहां क्या लिखा है 50 लिखा है, यहां 150 लिखा है, तो बच्चे सोचते हैं कि जैसे मास का कंजर्वेशन लॉ होता है वैसे तुम्हें लगता होगा कि वॉल्यूम का कंजर्वेशन लॉ होता है, पर वॉल्यूम का कंजर्वेशन जैसे नाम की चीज कोई एग्जिस्ट नहीं करती। देयर इज अ नो लॉ, है ना, देयर इज अ नो लॉ फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कंजर्वेशन नहीं होता, मास कंजर्वेशन तो होता है लेकिन वॉल्यूम कंजर्वेशन नहीं होता। तो ऐसा मत सोचना कि ये 150 है ये 50 है तो यहाँ 200 आ जाएगा कि इन दोनों को ऐड करके इसके बराबर लिया है, नहीं 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 नहीं, गलती मत करना, गलती मत करना। इसीलिए तो भाई साहब हमारे जो लूसेक साहब है, गे लूसेक साहब है, इसीलिए तो लॉ लेकर आए आपके लिए कि आप ये गलती ना कर बैठो कि दोनों को वॉल्यूम ऐड करके लिख दो आप। समझे मेरी बात को, कैसा है फिर ये रेशियो में चलता है, ये इसी रेशियो में चलेगा, जैसे 50 ये रेशियो क्या है 1:3:2 का रेशियो ना, जैसे 1:3 मेरे ख्याल में ये 2 था, है ना, यहां पर ये 2 था बच्चे, 2 था, है ना, ये 1:3:2, तो ये 1:3:2 का रेशियो, तो ये इसी रेशियो में चलेगा। तो अगर ये 50 है ये 150 है तो बच्चों ये 100 ही होगा, इसी रेशियो में चलना चाहिए, इसी रेशियो में चलना चाहिए। आ रही बात समझ में, अगर ये 100 है तो ये 300 होगा, ये 200 होगा, रेशियो वही रहेगा, रेशियो वही रहेगा, रेशियो विल नॉट चेंज, पर अंडर सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, है ना, सेम कंडीशन रखोगे तो वॉल्यूम अपने एक सिंपल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के गैस के वॉल्यूम एक सिंपल होल रेशियो में चलते हैं, जैसा कि इन्होंने कहा। आ रही बात समझ में, आओ देखो एक सवाल देख लो इसके ऊपर, कैसा सवाल है, कह रहा है when 10 ml of C3H8 gas combusted completely what is volume of CO2 obtained, कितना CO2 बनेगा। चले भाई एक बात बता, तो C3H8 है, इसका कंबशन करा देता हूं तो बनेगा क्या, दो ही चीज बनेगी, CO2 और क्या बनता है H2O बनता है। रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड, है ना, मैं बात बता देता हूं यहां पर, बैलेंस होनी चाहिए, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होनी चाहिए, जब तक रिएक्शन केमिकली बैलेंस नहीं होगी तब तक बात बनेगी नहीं। तो चलो यार एक बार बैलेंस कर दे, 3 है तो यहाँ पे मैंने 3 लगा दिया, ठीक है सर। ऑक्सीजन कितने हो गए बता दो, यहां पर देखा जाए तो 6, और ये हमारे पास यहाँ पर ये 2 है, तो एक काम कर देते हैं यहाँ पर 2 लगा दें, 4 लगा देते हैं, 4 हाइड्रोजन, 4 2 जा 8, ये हो जाएगा आपका 6 और 4 10, यहां पर आ जाएगा 5। बैलेंस कर दिया मैंने, बैलेंस केमिकल रिएक्शन होनी चाहिए, बैलेंस नहीं होगी तो दिक्कत हो जाएगी, तो मैंने पहले बैलेंस कर दिया। बैलेंस करने के बाद क्या कहता है कि 10 ml किसका लिया गया, इसका, तो पहले तो अगर मैं सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कर लूं तो वॉल्यूम का रेशियो बताओ, एक सब गैस है भाई, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस के फॉर्म में, क्या रहेगा बताओ जरा, इसका रेशियो क्या रहेगा बताओ। तो सर ये 1:5, इधर से वो इसका 3:4, ये रेशियो में रहेगा। क्वेश्चन में क्या बोला, किसका, इतने हमने लिया है यहाँ पर 10 ml, किसका लिया है, इसका, तो किसका पूछ रहा है, CO2 का पूछ रहा है, CO2 का पूछ रहा है, CO2 के लिए 3 पे था, तो इसका 10 ml कर दिया तुमने, इसका कितने ml कर दिया 10 ml, तो बताओ ये कितना बनेगा, तो सर 30 ml, सवाल खत्म। इसके 10 पे इसका 30 बन जाएगा, सर कैसे, आपने इसको 10 गुना कर दिया तो इसको भी 10 गुना कर दो, इसका 30 ml बन जाएगा। यानी तुम कह सकते हो ना कि 1 वॉल्यूम ऑफ C3H8 जो दे रहा है आपको, इसका 3 वॉल्यूम दे रहा है, 3 वॉल्यूम ऑफ CO2 दे रहा है, तो इसके आपका 10 ml कितना देने वाला है, 10 ऑफ C3H8 कितना देना है, एक का 3 है तो 10 का कितना हो जाएगा 30 ml ऑफ CO2, सिंपल, सवाल खत्म। 30 कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। क्लियर बात, सिंपल है, सिंपल है, बढ़िया सवाल है, क्लैरिटी, एकदम क्लैरिटी आनी चाहिए। अगला सवाल देखो, तो ये अगला सवाल है बच्चों, है ना, उसी के ऊपर है, अ गैसेस वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोकार्बन ऑक्यूपाइज 100 ml है ना, 50 ml बाय मिस्टेक लिखा हुआ है, 100 ml एंड रिक्वायर्ड 200 ml ऑफ ऑक्सीजन फॉर द कंप्लीट कंबशन, इट प्रोड्यूस 100 ml ऑफ CO2, द हाइड्रोकार्बन कौन सा होना चाहिए। तो मैंने आपको पहले से ही एक रिएक्शन लिख के दे दिया यहाँ पर, तो तुम देखना जरा, मैंने सबकी रिएक्शन बैलेंस करके पहले से लिखी पड़ी है। तुम बताओ इसका कितना वॉल्यूम होगा सर, इसका 2, इसका 3 6 हो गया, इसका कितना हो गया 4 हो गया,
किस किस का? तो ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, और आप देख सकते हो आपका हाइड्रोकार्बन का। तो यहाँ कितने का रेशियो आ रहा है बताओ? 1:3:2 हमारे पास 2 आ रहा है। यहां पर अगर देख लो आप, यहां पर देखा जाए तो कितना आ रहा है? 2:5:4। यहां पे कितना कितना रेशियो है बताओ? यहां पर जिसका 1 है ना, तो 1:5:3। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे सवाल के हिसाब से क्या मैच कर रहा है बताओ? तुम्हारे पास क्या क्या है बताओ? एक हाइड्रोकार्बन है, यस सर, एक हाइड्रोकार्बन है, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, क्या बना रहा है? CO2 बना रहा है और वाटर बना रहा होगा। तो उनके हिसाब से कह रहा है कि आप हाइड्रोकार्बन को पहचानो, अगर ये एक 100 ml है, एक 200 ml है, और एक वापस से कितना है बताओ? 100 ml है। क्या रेशियो आ रहा है? 1:2:1। 1:2:1। तो विच ऑप्शन विल बी करेक्ट? ऑप्शन नंबर 1। आ रही बात समझ में? तो क्या है, हम पहचान सकते हैं आसानी से, रेशियो के जरिए हम गैस पहचान सकते हैं, चीजें पहचान सकते हैं। तो ये गैय-लुसेक्स लॉ का हमारा सवाल, बढ़िया सवाल है। अगला सवाल देखो क्या कह रहे हैं कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टुगेदर, ठीक है, आपके पास दिख रहा है कि कंबाइन टू फॉर्म वाटर अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, दे रखा है 2H2 प्लस का O2 2H2O। 100 ml H2 का रिएक्ट करता है, हमारे पास यहाँ रिएक्शन है, दोबारा से रीराइट कर लो इसको। यहाँ पर O2 है, यहाँ पर आपको मिल गया 2H2, और रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, तुम्हें पता ही है, मैंने यहाँ पर बैलेंस कर। कह रहा है 100 ml ऑफ H2 रिएक्ट विद किसका? 100 ml इसका रिएक्ट कर रहा है, 100 ml, ठीक है सर, विद एक्सेस ऑफ O2, O2 से रिएक्ट कर रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर, ठीक है, फॉर्म एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो तुम्हें क्या लगता है बताओ? पहले तो एक काम कर लो, स्टैंडर्ड के हिसाब से बता दो कि क्या रेशियो में चल रहा है। तो सर आ रहा है इसका 2 वॉल्यूम, इसका आ रहा है 1 वॉल्यूम, इसका 1 वॉल्यूम, इसका 2 वॉल्यूम, ठीक है। तो तुम्हें क्या लगता है कि अगर इसका 100 ml लिया है, 100 ml लिया है, तो इसके कितने ml बनेंगे? इसके कितने ml बनेंगे? तो सर इसके भी 100 ml बनेंगे, सर इसके भी 100 ml बनेंगे। क्यों? क्योंकि रेशियो देख लो बच्चों, 2:1:1 का रेशियो है ना, 2:2 नहीं 1:2 है ना। यहाँ पर रेशियो अगर मैं डिवाइड कर दूं, है ना, 2:1:2 ही है, 2:2 है ना बच्चे, 2:1:2 का ही है ना, 2:1:2। तो इसके इसके बीच में क्या रेशियो है बताओ? 1:1 का रेशियो आ जाएगा। यानी कि अगर तुमने इसका कितना ml रखा होगा, जरूर 100 ml, तो इसका भी कितना बना होगा? 100 ml ही बना होगा। आ रही बात समझ में? तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी। रेशियो मेंटेन रखना है और कुछ नहीं करना, सिंपल काम करना है हमको, रेशियो मेंटेन रखना है, रेशियो मेंटेन रहनी चाहिए, टेम्परेचर और प्रेशर पर वॉल्यूम सेम आता है। अब मिलो जी, मिलो, तो मैं एक बहुत बढ़िया साइंटिस्ट से मिलवा रहा हूं, बहुत ही बढ़िया, बड़ा नाम सुना होगा सबने, बच्चों ने सुना होता है नाम इसका, है ना, Na करके लिखते हैं हम लोग, है ना, एवोगैड्रो नंबर, याद है एवोगैड्रो नंबर? एवोगैड्रो, मिलिए हमारे एवोगैड्रो से। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे हेयर स्टाइल बढ़िया होता है, हेयर स्टाइल तुम जो करते हैं, देखो हमारे सर का एवोगैड्रो जी का ये हेयर स्टाइल है, हेयर स्टाइल देखो, है ना, बाल देखो मस्त एकदम पतले दुबले से, और बहुत ही खतरनाक, दिमाग ज्यादा है ना, देखो दिमाग का हिस्सा बड़ा रहता है इन लोगों का, है ना, दिमाग बहुत ज्यादा रहता है इन लोगों पे। नाम पढ़ लो, या तुमने तो खाली इसका वो जो है ना, ये शर्मा जी का लड़का ही सुना है तुमने, देख सकते हो यहाँ पर, नाम देख लो पहले इसका, क्या नाम है? लोरेंजो रोमानो अमीडियो कार्लो एवोगैड्रो। सुना है इसका नाम, पूरा खानदान का नाम चिपका के बैठा है, ऐसे नॉर्मल नाम नहीं है, लोरेंजो रोमानो अमीडियो कार्लो एवोगैड्रो समझे? तो एवोगैड्रो ऐसे नहीं था, तो एवोगैड्रो बहुत फेमस है, इसने क्या लॉ दिया इसको देख लो, आज तुमने शायद, मेरे ख्याल में तुमने पहली बार देखा हो, तो देख लो, है ना, मिल लिया तो इसलिए तुम्हारे लिए पिक्स लगा के लेकर आया हूं, हिस्ट्री रिपीट कर रही है, दिख रही है ना, तुम्हें देखने का मौका मिल रहा है। क्या कह रहा है कि इट मींस इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अंडर सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये भी गैस का लॉ है, ये भी गैस का लॉ है, अगर आपका टेम्परेचर और प्रेशर कैसा होगा? सेम होगा, टेम्परेचर और प्रेशर कैसा होगा? अगर सेम होगा तो उनके मॉलिक्यूल भी सेम होंगे। जैसे कि क्या, जैसे समझाता हूं, H2 है, Cl2 है, और ये मैंने ले लिया HCl, लाइक, ठीक है, गैस होनी चाहिए, गैस होनी चाहिए, गैस होनी चाहिए, ये भी गैस का लॉ है। तो क्या कहता है, अगर तुमने क्या किया, सेम टेम्परेचर, इसके n मॉलिक्यूल्स है, लेट से कितने मॉलिक्यूल्स है इसके? n मॉलिक्यूल्स है, तो इसके भी n मॉलिक्यूल्स होंगे, इसके भी n मॉलिक्यूल्स होंगे, और इसके दो बैलेंस कर दो इसको, तो इसके कितने हो जाएंगे? 2n मॉलिक्यूल्स। मतलब कि क्या ये भी उसी रेशियो में चलते हैं, है ना, किसका? 1 1 और ये 2, तो रेशियो किस में चल रहा है? सिंपल होल रेशियो में चल रहा है ना, 1:1:2।
इसका अगर n है तो ये भी कितना होगा, n होगा, और ये कितना हो जाएगा, 2n होगा। इसी बात पे मान लो एक और मैं तुमसे पूछ लूं, इसी बात पे तुमसे पूछ लो, N2 है, 3H2 है, जी सर, 2NH3 है, जी सर, इसका बताइए, इसका बताइए, इसके अगर मैंने n मॉलिक्यूल ले लिए n, तो इससे कितने हो जाएंगे, 3n, इससे कितने हो जाएंगे, 2n। समझ गए, जो कोफिशिएंट है वही उतने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। तो इनका यही कहना है कि सेम टेम्परेचर पे, सेम प्रेशर पे कोई भी जो गैस होती है वो एक सिंपल नंबर होल रेशियो में रहती है, साथ में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रहते हैं, सेम मॉलिक्यूल रहते हैं इसके अंदर। ये कहना चाहते हैं हमारे एवोगैड्रो। इस पे सवाल देख लो, एक बढ़िया सवाल देख लो, आ जाओ सवाल देख लें इसका, बढ़िया सवाल। आओ क्या कहता है, कह रहा है व्हेन 1 लीटर ऑफ द ईच गैसेस, मान लो मेरे पास 1 लीटर है किसका, H2 गैस का 1 लीटर, फिर क्या है, हीलियम गैस है, जी सर हीलियम भी गैस ही है, 1 लीटर, फिर कौन सी गैस है बताओ, O2 गैस है, जी सर O2 गैस है, 1 लीटर, फिर उसके बाद क्या है बताओ, यहाँ पर O3 गैस है, कितने लीटर, 1 लीटर। सेम टेम्परेचर प्रेशर रखा गया है, याद रखना, टेम्परेचर एंड प्रेशर को मैंने सेम रखा है, कांस्टेंट रखा है। कह रहा व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो बता सकता है कोई बच्चा इसके कितने मॉलिक्यूल होंगे, बताओ जरा मुझे, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स सेम टेम्परेचर प्रेशर पे, लेट से n हो गया, इसके कितने होंगे, सर इसका भी n होगा, सर इसका भी n होगा, इसका भी n होगा, है ना, सबका है n n n n n ही होगा। सेम टेम्परेचर प्रेशर पर अलग अलग जो गैसेस होंगी लेकिन उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे। वो एक केमिकल रिएक्शन के रिगार्डिंग में बात कर रहा था, मोल बदल रहे थे तो मोल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बदल रहे थे, बट यहां पर क्या चीज है, सबके एक एक मोल लिए गए, 1 मोल इसका, 1 मोल इसका, 1 मोल इसका, 1 मोल इसका, सबके अलग अलग लिए गए, वॉल्यूम टेम्परेचर सब कुछ सेम रखा गया है, तो इनके मॉलिक्यूल के क्या भी रहेंगे, सेम रहेंगे। तो अगर कोई बोले मॉलिक्यूल्स का क्या रेशियो है, तो 1:1:1:1, पहला ऑप्शन। लेकिन अगर कोई एटम्स बोल दे यार, तो क्या ख्याल रहेगा बताओ, एटम में तो फिर इसके 2 हो गया, 2, इसका कितना 1, इसका कितना 2, उसका कितना 3। तो एटम बोले तो फिर तो एटम से मल्टीप्लाई कर देना, नंबर ऑफ एटम कितने हैं, मॉलिक्यूल बोल रहा था 1:1:2। चाहे कोई भी गैस हो, कोई भी चीज हो, सेम टेम्परेचर प्रेशर पर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम देगा। ये वही सवाल है, बढ़िया सवाल, आई होप समझ में आ गया होगा। इस बात से क्या समझ में आया, अगला देख लो भाई, ये वाला भी सवाल देख लो। सवाल तो इतने सारे लाया हूं ना आपके लिए कि भाई दिमाग की नसें खोल दूंगा, दिमाग की नसें खोल दूंगा, सोचने में मजबूर हो जाओगे कि कैसे यार ये कैसे सवाल हैं, कैसे हैं, नहीं है। हो सकता है पहली बारी में थोड़ा डिफिकल्टी भी लग रही हो, लेकिन जब सेकंड अटेम्प्ट में देखोगे, दोबारा कभी रिवीजन करने का मौका मिलेगा, देखोगे तो तुम कहोगे यार इट इज सो इजी, है ना, इट इज सो इजी। अब समझ में आ चुका है क्योंकि सर ने सारे टाइप ले लिए हैं। क्या कह रहा है, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन गैस विल बी रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द 40 ml अमोनिया, ऑल मेजर्ड एट द एसटीपी। एसटीपी वही स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है, यानी सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर को रखा गया है। अब मुझे बताओ N2 3H2, जी सर, ये कितना 2NH3, जी सर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। ये मेरे पास सब गैस 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 सब गैस है। क्या कह रहा है, ये कितने ml बना चुका है, ये 40 ml बना चुका है, तो वॉल्यूम के हिसाब से बता दोगे मुझे कितना कितना क्या होना चाहिए, सर इसका कितना वॉल्यूम होगा, सर इसका वॉल्यूम हो गया 1 वॉल्यूम है, हाँ, इसका कितना बताओ 3 वॉल्यूम है, जी सर, इसका कितना वॉल्यूम है बताओ 2 वॉल्यूम है, ठीक है। अगर मुझे N2 की बात पूछ रहे हैं, N2 की बात पूछ रहे हैं, तो तुम बता सकते हो यहाँ पर 2 वॉल्यूम, कितना 2 वॉल्यूम ऑफ NH3 कितना रिक्वायर्ड है बताओ। अगर मैं देखूं यहां से इसके इसके 2 मोल को, इसके कितने मोल चाहिए, तो इसके सही है 1 वॉल्यूम ऑफ N2। यहां देखो 2 वॉल्यूम किसका, इसका, इसके कितने रिक्वायर्ड है 1 वॉल्यूम, तो यार 1 वॉल्यूम का कितना होगा 1 वॉल्यूम ऑफ NH3, इट इज 1/2 वॉल्यूम ऑफ N2। हमें कितने का चाहिए सर 40 वॉल्यूम का, बताओ जरा 40 वॉल्यूम में तो 40 मिलीलीटर का ऑफ NH3 कितना आ जाएगा सर 1/2 इंटू 40 मिलीलीटर, यानी काट दो उसको 20 मिलीलीटर ऑफ N2, 20 मिलीलीटर ऑफ N2। एक और समझा देता हूं, एक और सवाल है इसमें, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ही पूछा गया। तुम जरा देखो यहाँ पर हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में पूछा गया है, तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में कैसा होगा, देखो 2 वॉल्यूम ऑफ NH3 को कितना चाहिए, तो सर इसका 3 चाहिए, 3 वॉल्यूम ऑफ H2 चाहिए, जी सर। 1 वॉल्यूम कितना चाहिए, 1 वॉल्यूम ऑफ NH3 का कितना चाहिए, तो सर ये 3/2 वॉल्यूम
ऑफ H2 चाहिए। हमें कितने का चाहिए? 40 मिलीलीटर का चाहिए। तो बताओ 40 मिलीलीटर कितना हुआ? 3/2 टाइम्स ऑफ 40 मिलीलीटर ऑफ H2, काट दो इसको तो 60 आ रहा है, 60 मिलीलीटर ऑफ H2। यूनिटरी मेथड है, यूनिटरी मेथड है ना। इतना स्टेटमेंट नहीं लिखना चाहते तो यार मन में भी सवाल कर सकते हो, इतना क्या ही है इसमें, है ना। मन में कर दूं? देखो मन में कर देता हूं, कैसे बताओ जरा। इसके एक वॉल्यूम पर इसके कितने वॉल्यूम है? 2 वॉल्यूम है। इसका कितना बोल रहा है? इसके 40 पे पूछ रहा है, तो इस 2 को इधर ले आओ। इसके 1 पे कितना हो जाएगा? इसका हाफ हो जाएगा 1 पे। हाँ, इसके 40 पे कितना हो जाएगा? तो 40 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ जाएगा? 20 ml आ जाएगा। इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है भाई, मन में भी कर सकते हो कि इसके एक पर इसका 2 चाहिए था, तो मतलब इसके एक पर कितना चाहिए होगा? हाफ चाहिए होगा, इसका हाफ चाहिए होगा। तो इसलिए तुम देख सकते हो यहाँ पर इसके हाफ चाहिए, 40 पे 20 चाहिए होगा। क्लियर है बात? ये चीज ऐसे मन में भी कर सकते हो, सवाल ऐसे होता है, ऐसे कर सकते हो, जैसे कर लो, बढ़िया है। दोनों से भी एक्सप्लेन करके समझा दिया है, एक डायरेक्ट समझा दिया। क्या कह रहा है? रेशियो ऑफ द मास ऑफ द ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस मिक्सचर इज 1:4। अच्छा, मास का रेशियो है, मास रेशियो है, ठीक है बच्चे। क्या दिया है? मास रेशियो। मास रेशियो कितने कितने का दे रखा है? तो 1:4 का दे रखा है। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मैं तुम्हें इसकी एक बात बताऊं, पता है क्या? रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर होता है, पता है किस चीज के? रेशियो ऑफ मोल्स। दोनों सेम ही रहता है यार, दोनों सेम ही रहता है। मास और मॉलिक्यूल्स कह लो, मोल्स कह लो, है ना। हमें मास दे रखा ना, मास भी कह सकते हो आप। ये सब सेम रहता है, ये सेम ही रहता है। तो कैसे मैं कर सकता हूं यहाँ पर? हाँ सुनो, मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेता हूँ पहले। नंबर ऑफ मोल्स कह लो किस चीज का? मान लो मेरे पास किस किस ऑक्सीजन का, पहले ऑक्सीजन का कर लो। गिवन मास, इसको मास का रेशियो मान लो 1, इसका मास कितना होता है बताओ? 16। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स किसके निकाल लो बताओ? नाइट्रोजन के निकाल लो। कितने? सर इसका 4 और इसका 14, एक का 14 होता है, यानी इसको देखा जाए तो ये क्या आ जाएगा? 2/7 आ जाएगा, 2/7 आ जाएगा। और हमसे क्या पूछ रहा है? रेशियो पूछ रहा है, ठीक है, रेशियो पूछ रहा है। अब मुझे बताओ क्या रेशियो आना चाहिए इन दोनों का? इन दोनों का रेशियो कितना आएगा? 1/16, इसको पलट दो 7/2, यानी ये हो जाएगा 7/32, यानी 7:32 का रेशियो आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन। मोल्स का रेशियो मॉलिक्यूल के रेशियो के बराबर ही होता है। तो पहले मैंने मोल्स निकाल लिए, मोल्स का रेशियो निकाला, वही उसके मॉलिक्यूल का रेशियो है। मोल्स का रेशियो मॉलिक्यूल का रेशियो सेम होता है। मोल्स का रेशियो मॉलिक्यूल का रेशियो कैसा होता है? सेम होता है। बढ़िया सवाल है। अगला सवाल देखो, अब अगला टॉपिक देखो, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन है। देखो महेंद्र सिंह धोनी बहुत पहले ही हेयर स्टाइल इन्होंने महेंद्र सिंह धोनी जैसा कर रखा है ना, देख रहा है पीछे से पूरा हेयर कर रखा है इन्होंने, है ना। क्या नाम है? जेरेमियस बेंजामिन रिचर्ड। बहुत ही शानदार बंदे, बहुत ही बढ़िया बंदे। इन्होंने अपना एक लॉ दिया, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। ये क्या कहता है? इसकी बात भी सुन लो, इसकी बातों को मैं समझा देता हूं, बढ़िया ढंग से समझा देता हूं ताकि आपको बात क्लियर हो जाए। कह रहा है कि क्या? स्टेट दैट व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट्स, दो अलग अलग एलिमेंट्स कंबाइंड सेपरेटली विद द फिक्स मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट, दो अलग अलग, जैसे कि कार्बन है ना, जैसे कि मान लो ये मैं दो अलग अलग लेता हूं, जैसे मान लो कि मान लो मैं यहाँ पे कार्बन फिक्स कर देता हूँ, एक हाइड्रोजन लेता हूँ, एक ऑक्सीजन लेता हूँ। टू डिफरेंट एलिमेंट्स, ये हाइड्रोजन है और ये कार्बन है। दो डिफरेंट एलिमेंट जाके एक किसी कॉमन एलिमेंट से फिक्स मास से इससे रखते हैं, इसको मैंने फिक्स कर दिया। ये दोनों जाके इससे जुड़ रहे हैं थर्ड एलिमेंट से। द रेशियो ऑफ देयर मासेस इज आइदर सेम, जो उनका रेशियो आएगा या तो सेम होगा या सिंपल होल नंबर मल्टीपल रेशियो होगा, विच दे कंबाइन विद ईच अदर। थोड़ा समझाता हूं क्या कहता है कि अगर ये इससे रिएक्ट करता है, मान लो इससे रिएक्ट करता है और ये भी इससे भी रिएक्ट करता है, तो जब ये इससे रिएक्ट करेगा तो बताओ क्या बनाएगा? कार्बन हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो CH4 बनाता है। इससे रिएक्ट करता है, ये ऑक्सीजन जाके इससे रिएक्ट करता है तो क्या बना देगा? CO2 बना देगा। तो दो अलग अलग एलिमेंट तीसरे एलिमेंट से रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये दो कंपाउंड बना रहे हैं। तो बता सकता है कोई बच्चा इसका क्या होगा? सर 12:4 हो गया, इसका हो गया 12:32 हो गया। तो यहां पर मैं कह रहा हूं कि कार्बन और ये जो हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, कार्बन को तो मैंने फिक्स कर रखा है, हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन है। बताओ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितने का आ रहा है? तो सर आ रहा है 4:32,
यानी 1:8 का आ रहा है। अब ये क्या कहता है कि अगर ये जो रेशियो आ रहा है वो डायरेक्टली H और O को रिएक्ट करा दो, डायरेक्टली H और O को रिएक्ट करा दो, तो कौन सा कंपाउंड बना देगा? H2O। अब H2O बनाओगे तो H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या आएगा बताओ? तो सर आता है 1:2, सबको पता है। 1:8 आता है, सबको पता है। तो बताओ ये दोनों रेशियो कैसा है? तो ये दोनों रेशियो सेम है। इसने यही बोला है कि अगर दो एलिमेंट एक थर्ड वाले से जुड़ रहे हैं, दो एलिमेंट एक थर्ड फिक्स से जुड़ रहे हैं और दो कंपाउंड बनाते हैं, तो जो डिफरेंट वाले हैं ना, डिफरेंट वालों का जो रेशियो आता है, उनके मास का रेशियो उन दोनों के मास के रेशियो के या तो बराबर आएगा, या तो बराबर आएगा, या किसी न किसी मल्टीपल में आएगा, या तो किसी न किसी मल्टीपल में। यहां तो सेम आ गया, जो रेशियो है वही रेशियो कैसा आ गया? सेम आ गया। एक और मैं समझाता हूं, मैं ना इसके एग्जाम्पल लेता हूं यार, इसीलिए मैंने अगली स्लाइड भी तुम्हारे लिए बनाई। एक एग्जाम्पल सुनो मेरी बात, मैं एक एग्जाम्पल और समझाता हूं। जैसे कि मान लो मैंने ले लिया यहां पर, लेट से यहां पर ले लेते हैं क्या, कार्बन सल्फर वाले से भी ले सकता हूं मैं यहां पर। लेट से कि मैंने यहां पर सल्फर ले लिया, यहां ऑक्सीजन ले लिया और बीच में मैंने हाइड्रोजन ले लिया, ठीक है। इसकी रिएक्शन इससे करा दो तो बोलो क्या बनना चाहिए? सर H2S। इसकी इससे रिएक्शन करा दो तो बोलो क्या बनना चाहिए? ठीक है ना, इसकी इससे करा देंगे तो H2O। बताओ इसका रेशियो क्या है बताओ? तो 2:32। जी सर। इसकी रिएक्शन इसके क्या है? तो 2:16। बिल्कुल सही बात है। तो बताओ सल्फर और ऑक्सीजन का रेशियो क्या आएगा? सर 32:16, यानी कर दिया इसको तो 2:1। ये तो फिक्स है ना, ये तो फिक्स है, हाइड्रोजन तो फिक्स है, बीच वाला तो ये फिक्स्ड है। इसको रख लिया तो सल्फर ऑक्सीजन का, और सल्फर और ऑक्सीजन को डायरेक्टली कर दो तो क्या बना दिया मैंने? SO2 बना दिया। अब SO2 का रेशियो क्या आएगा बताओ? सल्फर और ऑक्सीजन का रेशियो यहां पर क्या आएगा? सर 32, और इसका भी कितना आएगा? 32, यानी 1:1। अच्छा, 2 इसको 2 लिख सकते हैं ना, 2/1 भी लिख सकते हैं। उसको कैसे लिखते हैं? 1/1। तो दोनों एक दूसरे क्या बताओ? मल्टीपल है, मल्टीपल टू ईच अदर, मल्टीपल टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे का मल्टीपल है, ये दोनों एक दूसरे का मल्टीपल है। तो या तो ये दोनों रेशियो सेम आएगा, ठीक है, या एक दूसरे के किस में आएंगे? मल्टीपल रेशियो में आएंगे। यही लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। मान लो चलो एक मैं तुम्हें और समझा दूं, एग्जांपल लेके समझो। कह रहा है कि विच शोज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। मैं एक और बात बता देता हूं पिछले स्लाइड पर भाई, ये कितने एलिमेंट्स के लिए वैलिड है? तो याद रखना, वैलिड फॉर 3 एलिमेंट्स। भाई साहब 3 एलिमेंट होने चाहिए। कितने एलिमेंट होने चाहिए? 3 एलिमेंट होने चाहिए, 3। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में कितने होते हैं? 2। इसमें कितने होते हैं? 3। तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक एग्जांपल और समझा दूं। चलो मेरे लगे हाथ में तुम्हें एक हाथ एग्जांपल और समझा ही देता हूं। जैसे मान लो कि मैंने क्या किया यहां पर, लेट से यहां पर हाइड्रोजन ले लिया, इसको रिएक्शन करा रहा हूं किससे? सोडियम से, और एक बार क्लोराइड से कराऊंगा। तो सोडियम से कराऊंगा, सोडियम से तो क्या बनाता है पता है? NaH। अगर इससे कराओगे तो क्या बनाएगा? HCl। इसमें रेशियो क्या आएगा? हाइड्रोजन को फिक्स कर दिया है, हाइड्रोजन को फिक्स कर दिया है, तो सोडियम का कितना आता है भाई? 23:1। इसका कितना आएगा? 1:35.5। तो मैं चाहता हूं कि तुम बताओ कि मेरे को सोडियम और क्लोराइड का रेशियो क्या है। तो सर ये आ रहा है आपका 23:35.5 का आ रहा है। और अगर सीधा NaCl आपस में रिएक्ट कर जाए कितना आ रहा है बताओ? 23:35.5। ये आ गया ना वही सेम। तो या तो रेशियो कैसा आएगा? सेम आएगा, या एक दूसरे के मल्टीपल में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, इसमें सवाल देख लो, एक और सवाल समझा देता हूं बढ़िया से। कह रहा है कि विच शोज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो मैंने जैसे बोला 3 एलिमेंट के लिए वैलिडेट करता है, 3 एलिमेंट के लिए वैलिडेट करता है, 2 के लिए नहीं करता। इसमें कितने हैं? NO, आप देख सकते हो, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है। ये नहीं हो सकता, इसमें तो 2 ही हैं। इसमें देख लो, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड। हाँ ये हो सकता है, 3 है इसके अंदर। ये मे बी, इट मे बी, अभी बोल रहा हूं। यहां आ जाओ, CH2 CO2 SO2, इसमें भी हो सकता है। इसमें कितने बताओ? P हाइड्रोजन, ये देखो P है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है ना, हाइड्रोजन, इनमें सब में हो सकता है। तो अब अगर मैं देखना चाहूं, है ना,
है ना। अगर मैं इसमें से देखना चाहूँ, इसमें कितने थे बताओ, सोडियम है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है। नहीं ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें चार चार एलिमेंट है। देखो सोडियम है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड, ये तो नहीं हो सकता। ये इसमें PHO है, इसमें देखो कौन है, CS और O है। तो ये दोनों तो हो सकते, इन दोनों में से कोई हो सकता है, इन दोनों में से कोई हो सकता है, वो दोनों तो। इसमें दो ही एलिमेंट है, इसमें चार एलिमेंट है। दो एलिमेंट चार एलिमेंट के लिए एग्जिस्ट नहीं करता, तीन के लिए एग्जिस्ट करता है। तो इनमें से चेक कर लेते हैं कौन सा हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता। जैसे ये वाला हमारा मॉलिक्यूल है, ये वाला एक हमारा मॉलिक्यूल है, तो कैसे पता चलेगा सर? तो ऐसे पता चलेगा, देखो जरा, कार्बन अगर हम देखें यहाँ पर तीन एलिमेंट से जुड़े, मान लो किसी एक को फिक्स कर लो, लेट से मैंने कार्बन को फिक्स कर लिया, कार्बन को फिक्स कर लिया, चलो मान लो सल्फर से रिएक्ट करा देता हूँ, फिर एक बार कौन है बताओ, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से कराता हूँ। तो इससे अगर मैंने बनाया तो क्या बना दिया, CS2 बना दिया। इससे मैंने बना दिया तो क्या बना दिया, CO2 बना दिया। इसका मास बताओ 12:32, जी सर। इसका बताओ 12:32, इसका भी आ गया, नहीं इसका तो 64 आ जाएगा, 64 हो गया इसका, दिस इज 64, एक का 32 होता है, 64 हो गया, इसका 1632 हो गया। अब इसका कितना आएगा बताओ, किस किस का, सल्फर और ऑक्सीजन का रेशियो कितने में आया? तो सर आ रहा है 64:32, काट दो इसको, है ना, 4:2, और यहाँ पर 2:1, 2:1, सही है, बिल्कुल सही है, 2:1। अच्छा सल्फर और ऑक्सीजन पे आ जाओ, सल्फर और ऑक्सीजन पे आ जाओ, तो ये मिलेगा तो क्या बनाएगा, SO2। क्या रेशियो आएगा सल्फर और ऑक्सीजन का? तो सर आ रहा है आपका 32, और ये आ रहा है आपका 32 आ रहा है, 32 और 16 आ रहा है, 32 और 16 आ रहा है। आ रही बात समझ में? S का हमारा 1 मिनट 16 दूनी 32 ही तो है, 32 है, 32 आ रहा है। सल्फर का कितना, 32, ऑक्सीजन 2 है ना इसलिए 32, ठीक है ना। अब बताओ कितना आया, 1:1, 1:1 को 1/1, इसको 2/1, बताओ एक दूसरे के मल्टीपल में आ रहे हैं, जी सर, ये एक दूसरे के मल्टीपल में आ रहे हैं, यानी ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसका भी चेक कर लेते हैं, यू क्यों गलत है, इसको भी देख लेते हैं। मान लो मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन को इसमें से किसी भी एक एलिमेंट को मान लो फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। मान लो कि मैंने कर लिया, मान लो हाइड्रोजन को फिक्स कर लिया, फॉस्फोरस है और मेरे पास ऑक्सीजन है, इससे रिएक्ट किया तो मान लो क्या बना दिया मैंने, PH3, इससे रिएक्ट किया तो मैंने क्या बना दिया, लेट से H2O। यहां से बताओ हाइड्रोजन का मास अगर देखा जाए तो कितना आ जाएगा हाइड्रोजन का मास, और फॉस्फोरस का 31 होता है, फॉस्फोरस का कितना हो गया, 3 हो गया। यहाँ पर कितने का हो गया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का देखा जाए, H2O बना रहा हूं मैं, तो H2O का मास अगर मैं बनाता हूँ यहाँ पर 2 हो जाएगा और ये 32 हो जाएगा। अभी मेरे को मास दोनों के क्या करने पड़ेंगे, एक को फिक्स करना पड़ेगा, लेट से मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, है ना, 3 से तो नहीं, इसको 6 करना पड़ेगा ना मेरे को। हाइड्रोजन का मास यहाँ पर इसको 3 से कर लो, इसको 3 से कर लो, और इसको 2 से कर लो। इसको 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 62, 62:6, और इसको 3 से करोगे कितना हो जाएगा, 6:6 और 96। अब बताओ जरा, 6 से घटा दिया तो 62:96। अगर मैं इसको कट करूं तो कितना आ जाएगा बताओ, 2 3 जा 2 1 जा, और ये 48, ये 31:48 का आ रहा है। और अगर मैं फॉस्फोरस का डायरेक्टली ऑक्सीजन से कर देता हूँ, और ये मेरे पास आ रहा है P2O5 आ रहा है, तुम बताओ यहां पर ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 62, 31 का 62 और 16 पंजे 80। तो तुम मुझे बताओ कि क्या ये रेशियो एक दूसरे के मल्टीपल में आ रहे हैं, क्या ये रेशियो एक दूसरे के मल्टीपल में आ रहे हैं, नहीं। क्या सेम आ रहे हैं, नहीं आ रहे। तो नाइदर क्या है ये, नाइदर सेम नॉर मल्टीपल, इसलिए ये तो नहीं हो सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, फिक्स मास से रिएक्ट करा रहा हूं तो इनका रेशियो ना तो सेम आ रहा है ना तो मल्टीपल में आ रहा है, इसीलिए हमने बोला कि ये वाला ऑप्शन सही है, ये वाला ऑप्शन गलत। हो सकता है थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लगे, लेकिन इसको ध्यान से प्रैक्टिस करोगे तो दूसरी बारी में बड़ी आसान लगती है। अब आ जाओ ये वाला बताओ, अब तुम्हारा समझ लो एक तरह से छोटा सा टेस्ट हो गया तुम्हारे लिए। अब बताना जरा क्या होना चाहिए इसके अंदर, मैच करके दिखाओ लिस्ट में, H2O always contain H and O in the ratio 1:8, कौन सा लॉ होना चाहिए? फिर कह रहा है 2 वॉल्यूम ऑफ द H2 and 1 वॉल्यूम ऑफ O2, इक्वल वॉल्यूम ऑफ द गैसेस कंटेन इक्वल मॉलिक्यूल्स, CO and CO2, क्या चीज है बता दो, पहले का ऑप्शन बताओ। 1:8 का रेशियो है, क्या होना चाहिए पहले वाले का, डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये A से मिला लो,
फिर बोल रहा है 2 वॉल्यूम H2 1 वॉल्यूम O2, वॉल्यूम का लॉ किसने दिया, गेलुसेक्स ने, इसको B से मिला दो। फिर उसके बाद बोलता है इक्वल वॉल्यूम गैसेस इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहा है, इसको C से मिला दो। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, मल्टीपल प्रपोर्शन C और CO2 फिक्स मास से करोगे तो मल्टीपल में आएगा, तो ये ऑप्शन D से मिला दो। सही है ना, सिंपल सी बात है, प्रैक्टिस करनी है। और इसी के लिए पूरा लेक्चर आपने ध्यान से देखा, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। लेकिन आप इस लेक्चर के सवालों को खुद से भी करके देखोगे, इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कभी परेशान कर सकता है। ठीक है, आप हमेशा पूरा लेक्चर देखा करो ताकि आप चीजों को, पूरी बातों को समराइज कर पाओ। थोड़े से देखने से समराइज नहीं हो पाता है, इसीलिए इसको देखिए, पूरा काम करिए। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।